कंटिन्यू डिस्कशन ऑफ ग्रीन स्किल्स। लास्ट दो वीडियोस में हमने बात की इन्वायरमेंट की, इकोसिस्टम की, सब्सटेंसेस की, नेचुरल रिसोर्सेज की। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन की, कि कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, कंजर्वेशन है क्या, तो बात करते हैं। सो लेट्स मूव टू द स्लाइड जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? हम सब जानते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है, जो हमारा सर्वाइवल है, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है जो रिसोर्सेज हमें इस धरती पे मिलते हैं। जो हमारे इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज हैं, हम इन पर ही सर्वाइव करते हैं, हम इन पे ही डिपेंडेंट हैं। तो इनका कंजर्वेशन हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जिनसे हमारा जीवन डिपेंडेंट है जिस पे, तो ये हमारी ज़रूरत है कि हम उसे बचा के रखें, उन रिसोर्सेज को वाइजली इस्तेमाल करें, उसको सस्टेनेबली यूज़ करें, ताकि हम अपने सर्वाइवल को और ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। तो कंजर्वेशन है क्या? बात होगी कि हमें कंजर्व करना है, तो ये है क्या? व्हाट इज कंजर्वेशन? तो कंजर्वेशन इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विद द गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। यानी हमें क्या करना है? उन रिसोर्सेज को मैनेज करना है। जितनी ज़रूरत है हम उतना ही इस्तेमाल करें, हम उनको वेस्ट ना करें, डिस्ट्रॉय ना करें, किसी भी तरीके से पॉल्यूट ना करें। जितनी हमारी ज़रूरत है हम उतना ही इस्तेमाल करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो ये क्या है? इट कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज प्रॉपर, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं उन्हें यूज़ करना है, लेकिन एक इफ़ेक्टिव तरीके से। यानी जहाँ ज़रूरत हो हम उसे वहीं खर्च करें, उन्हें वहीं यूटिलाइज करें, बाकी जगहों पे हम उसे वेस्ट करने की कोशिश ना करें। यानी हमें अपना मैक्सिमम पॉसिबल अटेंशन पे करना है कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी जब ज़रूरत हो तभी हम इस्तेमाल करें, अदरवाइज उन रिसोर्सेज को एज इट इज़ वहीं रहने दें, हम उन्हें डिस्टर्ब ना करें, जिससे क्या हो, उनकी साइकिल भी कंप्लीट होती रहे और वो रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो रिसाइकिल भी होते रहें, सो दैट हमें जीवन पर्यंत वो रिसोर्सेज मिलते रहें। सो कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो इट शुड बी यूज्ड ओनली अप टू द नीड एंड कैन ऑल्सो बी रीयूज्ड वेन एवर पॉसिबल। तो ये भी एक स्टेप है कि हम कैसे इसे कंजर्व करें। तो जब हमें ज़रूरत हो तो यूज़ कीजिए, और जब तक पॉसिबल हो रीयूज़ करते रहिए, क्योंकि रीयूज़ करना हमारी मजबूरी नहीं, हमारी ज़रूरत है। हमें मजबूरी में रीयूज़ करने की आदत नहीं पड़नी चाहिए। अगर हम आज रीयूज़ को अपनी ज़रूरत बना लें तो शायद ये कभी हमारी मजबूरी ना बने। तो कंजर्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, फॉर आवर सर्वाइवल। क्योंकि हम हमेशा पढ़ते आते हैं, हम हमेशा सुनते हैं कि जो अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड, रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है। तो ऐसे में इन रिसोर्सेज को बर्बाद करना कहाँ तक पॉसिबल, कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक अच्छी बात है? दैट इज़ कम्प्लीटली एन एक्ट ऑफ स्टुपिडिटी। सो वी शुड थिंक अबाउट द कंजर्वेशन। सो कंजर्वेशन करने के कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम, कि हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं। यूज़ वाटर स्कैर्सली एंड वाइजली, मतलब पानी का कम से कम इस्तेमाल करें और बुद्धिपूर्वक इस्तेमाल करें। बुद्धिपूर्ण इस्तेमाल का मतलब जहाँ ज़रूरत हो आप वहाँ इस्तेमाल करें, जहाँ लगता है कि अवॉइड किया जा सकता है, यहाँ पे पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो नीड नॉट टू वेस्ट द वाटर, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर ऐसे भी बहुत कम है। हम ड्रिंकिंग वाटर से ही गाड़ी धुलते हैं, ड्रिंकिंग वाटर से कपड़े धुलते हैं। सो इज इट अ वाइज एक्ट? वी शुड स्टॉप डूइंग दिस। वी शुड थिंक अबाउट द अल्टरनेटिव्स, वी शुड थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज, कि हम कैसे अपने ड्रिंकिंग वाटर को बचाएं, हम कैसे दूसरे वाटर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर के अलावा हमारे पास बहुत सारे वाटर्स हैं, ये आप भी जानते हैं। सो मैं बात कर रहा था कि वाटर को कैसे वाइजली यूज़ करें। तो आप देखें, जैसे विकीपीडिया पे ये अवेलेबल है कि जो टोटल वाटर है 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब, या 333 मिलियन क्यूबिक माइल्स ही हमारे अर्थ पे वाटर है, जिसमें से 97.5% जो वाटर है दैट इज़ साल्ट वाटर। वो पानी हम पी नहीं सकते।
एंड 2.5% ही है जो हमारा फ्रेश वाटर है। तो इस फ्रेश वाटर को पीने के अलावा किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करना कहाँ तक वाइजफुल एक्शन है। अब देखें, अगर दूसरे पेजेस पे अगर हम चलें तो वी हैव सम मोर इमेजेस जो और क्लियरली इस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये इनके हिसाब से अगर हम देखें तो 97% जो वाटर है वो ओशियन में है, और ये कह रहे हैं 3% ही हमारे पास फ्रेश वाटर है। उस 3% का भी जो 70% है वो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स से हमें मिलता है, सिर्फ 29% हमें ग्राउंड वाटर से मिलता है। तो कितना ज़रूरी है हमें अपने इन्वायरमेंट को बचा के रखना, क्योंकि आइस कैप्स और ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं ड्यू टू द इंक्रीजिंग अर्थ टेम्परेचर। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दिस, क्योंकि फिर हमें पीने की पानी की भी दिक्कत होने लगेगी अगर हम इन्हें प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये फिगर देख सकते हैं आप, बहुत ही क्लियर डिपिक्शन है, इस पे एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन है कि कैसे कैसे वाटर हमारे पास है। यहाँ पे भी देखें, उस एक दूसरा ये OLC वर्ल्ड बैंक का एक इमेज है। सॉल्ट वाटर 97.5, फ्रेश वाटर सिर्फ 2.5%। उस 2.5% में भी 79% आइस कैप्स और ग्लेशियर्स का है, 20% ग्राउंड वाटर है। जो 1% हमारे पास बचता है वो उसका 52% वाटर जो है लेक्स में है, सॉइल में 38% है। सो दिस इज द परसेंटेज एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम कैसे वाटर को वाइजली यूज़ करें। और ऐसा नहीं है कि हम वाटर को वाइजली यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कहीं जा रहे हो और आपके पास पीने का पानी कम हो, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं, आप 2 लीटर पानी लेके घर से निकले, रास्ते में आपको कहीं भी पानी वाला नहीं मिल रहा, आप उस 2 लीटर में जहाँ तक पॉसिबल है मैनेज करके चलते हैं, उस पानी को आप बर्बाद नहीं करते, उस पानी की एक एक बूंद आप बेटर वे में यूटिलाइज करते हैं। तो ये सेम काम हम अर्थ के वाटर के लिए क्यों नहीं करते? आखिर धरती पे जो पानी अवेलेबल है उसकी ज़रूरत हमें भी तो है। नेक्स्ट, अबेंडन यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। तो प्लास्टिक और प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को कम से कम यूज़ करें, कंप्लीटली बैन कर दें, दैट इज़ वेरी गुड। बट अगर आप इमीडिएटली हम कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते, देन वी हैव द ऑप्शन टू रिड्यूस, धीरे धीरे रिड्यूस करते हुए द टाइम विल कम कि हम कंप्लीटली प्लास्टिक प्रोडक्ट से फ्री हो जाएंगे। द प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं, पेड़ लगाए जाएं, जिससे हमारा वाटर साइकिल कंप्लीट हो, रेन साइकिल कंप्लीट हो, तो हमें ड्रिंकिंग वाटर की कमी नहीं होगी। यूज़ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वहाँ से हम अपनी डिपेंडेंस को कम करें एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करें, जिससे हमारे एनवायरनमेंट पे बैड इम्पैक्ट कम से कम हो और हम अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट, रीयूटिलाइज द अवेलेबल वेस्ट रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं जिनको हम वेस्ट बना चुके हैं, इनको रीयूटिलाइज कीजिए, यानी जहाँ तक पॉसिबल है उसको यूज़ करते रहिए, रीयूज़ करते रहिए जहाँ तक पॉसिबल है। नेक्स्ट इज some more steps are reduce, recycle and reuse elements and products। यानी जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, जो हैजार्डस हैं, उनको कम से कम यूज़ करें। जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करें और मैक्सिमम पॉसिबली हम उसको रीयूज़ करने की कोशिश करें। जो भी प्रोडक्ट्स और एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं तो हम अपने मदर अर्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस फिगर को ज़रा देखें तो इट विल गिव यू क्लियर मैसेज। रिड्यूस, जो हैजार्डस चीज़ें हैं उन्हें रिड्यूस करने की बात की जा रही है। प्लास्टिक बैग्स सबसे बेस्ट एग्जांपल, उन्हें रिड्यूस कीजिए, जूट बैग्स यूज़ कीजिए। ओके, रीयूज़, हर चीज़ को हम रीयूज़ कर सकते हैं जब तक वो यूजेबल है, उन्हें रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें चीज़ों को जितना ज़्यादा पॉसिबल है।
सो दैट वी कैन सपोर्ट आवर एनवायरमेंट। आप अगर यहाँ पे देखें, ये एक और फिगर है, ये हमें कुछ और ही ज़्यादा क्लियरली चीज़ों को बताता है। जब हम लीनियर प्रोसेस में चलते हैं, मतलब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उनसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ एलिमेंट्स बनाते हैं, उन्हें कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करने के बाद हम वेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यूज़ करने के बाद वो चीज़ हमारे लिए वेस्ट हो चुकी है। तो ये हमारा लीनियर है। अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो कब तक हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड हैं, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इस रिसोर्सेज की स्कैरसिटी हमेशा ही है। देन अगर हम सिर्फ बात करें रिसाइकलिंग की, कि हम चीज़ों को रिसाइकिल करके यूज़ करते रहेंगे, तो रिसाइकलिंग से हम कहाँ तक चीज़ों को सपोर्ट कर सकते हैं। ज़रा देखें, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया, उन्हें प्रोडक्ट्स या एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया, देन हमने कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद वी रिसाइकल्ड, हमने दोबारा उसको मॉडिफाई किया, फिर यूज़ किया, फिर एक टाइम पे आके वो वेस्ट में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो रिसाइकलिंग में भी हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगर हम बात करें सर्कुलर की, यानी एक इकोसिस्टम की बात करें, एक साइकिल की बात करें, तो यहाँ पे देखिए, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कोई भी एलिमेंट या प्रोडक्ट बनाया, वी कंज्यूम्ड, वी रिपेयर्ड, वी रीयूज्ड, वी रिसाइकल्ड, अगेन वी आर कंज्यूमिंग, अगेन वी आर रिपेयरिंग, सो वी आर इन अ साइकिल। अब जो वेस्ट बनने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो होगा और हम अपने मदर अर्थ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। तो दिस इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल दैट मेक्स अ साइकिल। और हम इसी सर्कुलर साइकिल की हम लोग बात कर रहे हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें सर्कुलर मोशन में आना ही पड़ेगा। लीनियर मोशन या सिर्फ रिसाइकलिंग से काम नहीं चलना। सो वी हैव टू थिंक अबाउट 3 R's. 3 R's are the complete cycles: reduce, recycle and reuse. Next, create awareness among the masses about the worth of natural resources. हमें सभी को नेचुरल रिसोर्सेज के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करना होगा, उन्हें बताना होगा कि ये नेचुरल रिसोर्स कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी। अगर ये नहीं होंगे तो हमारा सर्वाइवल भी मुश्किल में आएगा, खतरे में आएगा। सो वी हैव टू अवेयर पीपल, वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल्स, ताकि लोग जाने। जब आप जान जाएंगे कि आपके किस एक्ट से क्या समस्याएं हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल चांसेस ये हैं कि हम उस एक्ट को ना करें। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी लिमिटेड टू रिक्वायरमेंट्स। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें जब तक ज़रूरत ना हो यूज़ ना करें, यानी जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करें और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही यूज़ करें। तो हम ऐसे में रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें हम थोड़ा सा योगदान दे पाएंगे। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन ऑर्डर टू सेफगार्ड आवर रिसोर्सेज। और अगर इन सारी चीज़ों से बात नहीं बन रही है तो इसे रीइंफोर्स करने के लिए व्हाट वी कैन डू, गवर्नमेंट्स कैन आल्सो हेल्प बाय क्रिएटिंग सम पॉलिसीज जो इन रिसोर्सेज की सेफ गार्डिंग को इंश्योर करें। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या है? हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि ग्रीन इकोनॉमी का मतलब एक सस्टेनेबल इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। हम अपने सारे डेवलपमेंट्स के एक्ट को ऐसा कन्वर्ट करेंगे जो हमारे मदर अर्थ को सपोर्ट करे, यानी लॉ ऑफ नेचर को सपोर्ट करेगा, हमारे इकोसिस्टम को सपोर्ट करता हुआ रहेगा। यानी हम कुछ एडिशनल चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं क्रिएट करेंगे जो हमारे इन्वायरमेंट या हमारे इकोसिस्टम में सपोर्ट ना बने। तो यही है हमारा ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो ग्रीन इकोनॉमी क्या है? दिस इज एन इकोनॉमी दैट एम्स एट रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल रिस्क्स एंड इकोलॉजिकल स्कैसिटी एंड दैट एम्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम इन्वायरमेंटल रिस्क को कम करने की बात करेंगे, इकोलॉजिकल स्कैसिटी नहीं होने देंगे, और अल्टीमेटली हम जो डेवलपमेंट करेंगे वो क्या होगा? हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारे एनवायरमेंट के साथ चलेगा। यानी हम हजार्डस चीज़ों को इस्तेमाल कम करेंगे, हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो बायोडिग्रेडेबल हों या वो एनवायरमेंट के साइकिल में हो। यानी हम वाइजली चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो जो इकोनॉमी होगी, जो डेवलपमेंट होगा, दैट विल रिजल्ट ग्रीन इकोनॉमी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ग्रीन कंज्यूमर की, जब ग्रीन इकोनॉमी तभी संभव है जब हमारे कंज्यूमर्स भी ग्रीन हो जाए।
तो व्हाट इज ग्रीन कंज्यूमर? ग्रीन कंज्यूमर वो कंज्यूमर्स हैं जो एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हुए चीज़ों को खरीदेंगे, चाहे अपनी ज़रूरत की चीज़ों की बात करें या फिर अपनी लग्जरी की बात करें। अगर वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ही चीज़ों को खरीदेंगे तो दे विल बी ट्रीटेड एज ग्रीन कंज्यूमर। डेफिनेशन की बात कर लें, हु अवॉइड्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और डिस्ट्रक्शन फॉर हिज कंफर्ट एंड चूज टू परचेज ओनली द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ये सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और सिर्फ उन्हें ही खरीदेंगे तो भाई जो कस्टमर की डिमांड होगी मार्केट भी वही बनाता है, और ऐसे में हम धीरे धीरे अपने इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी की ज़रूरत क्या है, इससे क्या फ़ायदा क्या होगा? तो ग्रीन इकोनॉमी एक ऐसा डेवलपमेंट है जहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी उस इकोनॉमी के पार्ट होंगे, उन सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। यानी जब हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, इन्वायरमेंट जब हमारा ठीक रहेगा तो हमारे हेल्थ रिस्क भी कम होंगे। हमारे जो फूड में जो हमारी फूड की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, हमें वो भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि मदर अर्थ में जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वो अगर प्रॉपर अमाउंट में मिलेंगे तो हम जो खाना खाएंगे, जो भी अनाज हम उगाएंगे, उसमें भी चीज़ें प्रॉपर वे में हमें मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमी की बात होगी, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो हमें हर पॉइंट पे बेनिफिट्स मिलेंगे। हमें पीने का पानी अच्छा मिलेगा, हमें सांस लेने के लिए फ्रेश एयर मिलेगा, बारिश समय पे होगी, मौसम समय पे बदलेंगे। जो भी हम देख रहे हैं कि मौसम अब अपने समय पे नहीं बदलता, अब जो वेदर का जो साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो चुका है, गर्मी खूब बढ़ती है, ठंड कम होती जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम ग्रीन इकोनॉमी के बारे में बात करें ताकि हम अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर सकें। तो ग्रीन इकोनॉमी हेल्प्स अ हेल्दी लाइफ फॉर ऑल। जितने भी लोग इस धरती पे होंगे, उस इकोनॉमी के पार्ट होंगे, उन सबके हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब खाना शुद्ध मिले, हवा शुद्ध मिले, पानी शुद्ध मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर ही होता जाएगा। कुछ और इम्पोर्टेंस है, दैट इज सेविंग नेचुरल रिसोर्सेस, बेटर हेल्थ कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बेटर नेचुरल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। जैसे अगर हम बात करें कि भाई हम इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे तो हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। हमारे भारत में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंसी नहीं है, दे आर अर्निंग फ्रॉम टूरिज्म। तो अगर हम अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने विलेज में रिसोर्सेज को बचा के रख पाए, नेचुरल रिसोर्सेज बने रहेंगी, नेचुरल ब्यूटीज बनेंगी, तो अल्टीमेटली वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी कन्वर्ट होगा और इकोनॉमी हमें वहाँ से भी मिलेगी। सो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। अभी क्या है, जितनी भी हमारे नेचुरल टूरिज्म की चीज़ें हैं वहाँ हम घूमने तो जाते हैं, लेकिन वहाँ भी कचरा फेंक के आते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ का भी जो इकोसिस्टम है वो खतरे में पड़ रहा है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो, कि जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम बचा के रखें हर तरफ से। हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, लेकिन इन जगहों पर अगर कचरा फेंकेंगे तो भी तो ये रिसोर्सेज हमारे खराब होते चले जाएंगे। सो वी हैव टू थिंक फॉर दिस एज वेल, कि जो है उसे बचा के रखें और जो खराब हो रहा है उसे बना के रखें। ओके, नेक्स्ट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। हमारा पर्यावरण जो होगा पॉल्यूशन फ्री होगा। लॉन्गेविटी इन लाइफ, फिर हमारा जो एवरेज लाइफ है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जब सब कुछ हमें ठीक ठीक मिलेगा तो हमारा लाइफ भी आगे कंटिन्यू होगा ठीक ठीक। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ अदर एनिमल्स, abundance in natural healing and natural medicines, less cures and peaceful life cycles। तो आप देखेंगे कि जब हम ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सिस्टमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज है इन्हें बचाने की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम अपना हेल्थ सुधार रहे हैं, हम अपने खाने को सुधार रहे हैं। अल्टीमेटली तो फ़ायदा हमें ही हो रहा है। हमें शुद्ध पानी मिलेगा, हमें शुद्ध अनाज मिलेगा, केमिकल फ्री अनाज मिलेगा हमें, और हम पैक्ड फूड खाने से बचेंगे, प्रोसेस्ड फूड खाने से बचेंगे। सो वी विल बी हैविंग अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। तो ये सारा कुछ हमें अपने लिए करना है, हमें अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए करना है, हमें अपने एग्जिस्टेंस के लिए करना है, हमें किसी दूसरे के लिए नहीं करना। वी हैव टू थिंक फॉर आवरसेल्फ, हमें अपने लिए करना है, और अल्टीमेट जो रिजल्ट होगा उससे हमारा पूरा मदर अर्थ प्रोटेक्ट हो जाएगा, हमारा पूरा एनवायरनमेंट बचेगा, और ये सारे फायदे हमें ही तो मिलेंगे। So this is the end of the chapter, but
दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। ग्रीन स्किल एक चैप्टर में हम डिस्कस नहीं कर सकते, हमें इसके बारे में कंटिन्यूस सोचने की ज़रूरत है। वी हैव टू थिंक, तभी हम ग्रीन इकोनॉमी बना सकते हैं और हम अपने चारों तरफ ग्रीन लेयर को बढ़ा सकते हैं। दैट अल्टीमेटली गिव्स अस, दैट विल अल्टीमेटली गिव अस बेनिफिट, और वो बेनिफिट को हम किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।